हेलो एवरीवन, वेलकम टू DNMIT क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का 7वां लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे विभव प्रवणता और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले चलिए हम जान लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यानी स्थिर विद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है, उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में समझा था। दो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, और दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। और हमने पढ़ा था कई सारे आवेशों को अगर रखा जाए अलग अलग डिस्टेंसेस पे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे निकाली जाती है, ये चीज़ें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता दोस्तों, चलिए हम एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं ताकि याद हो जाए। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, यहाँ पर ऐसे, उसमें अगर आप प्लस क्यू, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखें और इस सोर्स चार्ज से यानी इस मूल बिंदु आवेश से दूर ले जाएं तो उसके विभव में उन जैसे जैसे दूर जाएगा वो चार्ज, मान लीजिए यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा उसके पोटेंशियल में कमी आने लगेगी। अब विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष जैसे जैसे दूरी हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विभव के मान में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। ऑब्वियसली ऋणात्मक होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाते हैं विभव प्रवणता हमें कम दिखाई, विभव प्रवणता में हमें कमी दिखाई पड़ती है। तो हमें ये पता चला, सबसे पहले विभव प्रवणता की परिभाषा ये थी कि दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन की दर को दूरी के सापेक्ष किसी विभव की मान में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया तो विभव प्रवणता का एक डेफिनेशन। अब चलिए उसका फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर विभव प्रवणता का एक जनरल फार्मूला है। यहाँ पर माइनस चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते, देखिए चार्ज यहाँ है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो बहुत ही हाई होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है, इसलिए वहाँ पर जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव भी रिड्यूस होता चला जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर एक निगेटिव साइन लगा हुआ है, ये होता है विभव प्रवणता। दोस्तों, अभी तक हमने विभव प्रवणता तो कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, और बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग निकालेंगे। और आप इसे देखने के बाद कहेंगे वाह ये कितना आसान था। और अगर आप इसी तरह से और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को DNMIT क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो बाय गॉड मज़ा ही आ जाता है। चलिए देखते हैं हम आगे।
विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। चलिए ये कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु B पर, इस बिंदु को मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, ये है बिंदु O और ये है बिंदु P। मान लीजिए बिंदु B पर कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज के दूर जाएंगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। अब मान लीजिए ये जो टेस्ट चार्ज है पॉइंट बी पर रखा हुआ है, बहुत ही अल्प है, इसे बी से बिंदु ए तक लाया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ इसका डायरेक्शन जो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, वहाँ से अब देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता जाएगा। अब जब हम इस Q0 को बिंदु B से A की ओर लाएंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं किसी धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाया जाता है। तब हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही। अब Q0 को बिंदु B से बिंदु A की तरफ लाया जाता है, तो ये Q0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा है वो इस तरफ चार्ज पे बल लगाएगा और हम चार्ज को इस तरफ लाना चाहते हैं। मीन्स क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज को इस तरफ लाने के लिए, B से A की ओर लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगाना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा। विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा। अब वो बल कितना होगा, वो बल हम निकालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर हम बल निकाला भूल जाएंगे तो हमें विभव प्रवणता और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन नहीं मिल पाएगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव प्रवणता के बीच में संबंध निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स हमें देना पड़ेगा, उसके वो फोर्स हम निकालेंगे। तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस Q0 को बिंदु B से A तक ला रहे हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स कितना होगा वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू हमें पता है F बाई Q0, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट B से A तक लाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको इस साइड में भेज देंगे तो हमारे पास मिलेगा F इज इक्वल टू E इंटू Q0। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगर हम बल लगा रहे हैं, बिंदु B से A तक कोई चार्ज ले आ रहे हैं और उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा x हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है,
फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स। तो जहाँ विस्थापन होता है और बल लगता है, यानी जहाँ बल लगता है और बल की दिशा में विस्थापन होता है, वहाँ पर कार्य होता है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स विस्थापन हो रहा है और यहाँ पर क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बल भी लग रहा है। तो हम ये समझेंगे कि यहाँ कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग, चलिए माना क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्लू हो, क्योंकि कार्य को यानी वर्क को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। और डेल्टा डब्लू क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो B से A तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डेल्टा एक्स है। बिंदु B से A तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डेल्टा एक्स है और कार्य हमें कितना करना पड़ रहा है, F। तो डेल्टा डब्लू हम लोग मानेंगे, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो रहा है तो कार्य भी छोटा होगा। सो चलिए हम देखते हैं, डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू बल हमारे पास कितना लग रहा है और विस्थापन कितना हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखें जरा। बल गुणे विस्थापन, डेल्टा एक्स विस्थापन हो रहा है। आप देखेंगे बिंदु बी से, यहाँ बिंदु बी है और यहाँ से यहाँ तक हम ला रहे हैं, तो बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स। और फोर्स कितना लगा है, एफ। अगर हम समीकरण 1 से यहाँ पर एफ की वैल्यू रखें, समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर एफ का मान रखने पर तब यहाँ डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ई इंटू क्यू नॉट। अब ये एफ की वैल्यू हो गई और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स। तो हम ये जो क्यू नॉट है, अगर हमें विभव प्रवणता निकालनी है तो यहाँ पर ये जो क्यू नॉट हो इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा। ये देखिए क्यू नॉट हो गया, सॉरी डेल्टा डब्लू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। ये बात हो गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं डेल्टा डब्लू बाई क्यू नॉट क्या होता है। डेल्टा डब्लू बाई क्यू नॉट हमें देखेंगे, डेल्टा डब्लू बाई क्यू नॉट यहाँ बिंदु बी पर जो विभव है और बिंदु ए पर जो विभव है, वो यहाँ पर विभव और इन बिंदु ए और बी के बीच में जो विभवांतर है वो है, यानी v का फार्मूला हमें विभव के फार्मूले से मिला था, विभव की परिभाषा से हमें मिला था, विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा से हमें मिला था एक फार्मूला v इज इक्वल टू, और डेल्टा v इज इक्वल टू हमारे पास मिला था, v लिखें या फिर डेल्टा v लिखें, W
बाई क्यू नॉट। अब चूँकि यहाँ पर डेल्टा डब्लू है तो यहाँ वी भी डेल्टा होगा और ये भी, तो हम यहाँ पर डेल्टा वी लिख सकते हैं। सो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमें v निकालना है, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डेल्टा v। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए बिंदु A पर, बिंदु O से A तक का जो डिस्टेंस है x है, और यहाँ पर जो विभव होगा, बिंदु A पर जो विभव होगा उसको मान लेते हैं v, और बिंदु O से B तक का जो डिस्टेंस है वो x प्लस डेल्टा x हो गया। और यहाँ पॉइंट B पर जो विभव होगा, पॉइंट B पर, ये पॉइंट A का विभव है और यहाँ पॉइंट B का जो विभव है उसे मान लेते हैं हम लोग v माइनस डेल्टा v। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इस चार्ज से जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे विभव क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पर v माइनस डेल्टा v हो जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे हमारे पास w इज इक्वल टू था v2 माइनस v1, ये कुछ इस तरह से था। अच्छा, अगर हम इस w बाई क्यू नॉट के जगह पे, ये जो w बाई क्यू नॉट है, डेल्टा w बाई क्यू नॉट है, इसके जगह पे हम डेल्टा v रख दें, यानी इस डेल्टा w बाई क्यू नॉट के जगह पे हम डेल्टा v रखने चल रहे हैं, और बराबर e इंटू डेल्टा x, और इस e को हम यहीं पर रोक लेते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा v अपान डेल्टा x। ये कुछ इस तरह से बचेगा, आप देख सकते हैं e इज इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा x। अब दोस्तों ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हमें विभव प्रवणता में जो फार्मूला मिला था वहाँ पर एक नेगेटिव साइन दिया गया है। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इस नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते हैं विभव प्रवणता घटती जाती है। यहाँ पर भी जो साइन होगा वो भी नेगेटिव ही होगा जो यहाँ पर है। अब ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया, क्योंकि आपके बुक में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डेल्टा x डिस्टेंस है, इसी को माइनस में लिया गया है। ये जो डेल्टा x डिस्टेंस है इसको माइनस में लिया गया है। जब आप इसको माइनस में लेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ और यहाँ। इस वजह से यहाँ भी एक नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास विभव प्रवणता और इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी वैद्युत क्षेत्र में ये एक रिलेशन मिला है। ये रिलेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर याद करिएगा। और यदि आप नोट्स चाहते हैं तो अभी जो मैंने यहाँ पर शुरू से अंतिम तक लिखा हुआ है आप इसे नोट के तौर पर ज़रूर लिख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही सहायक होगा। आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि इतने आसान तरीके से आपको डेरिवेशन इस एरिया में तो कहीं कोई नहीं करवा सकता है। सो इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई करवा सकता है। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे रोज़ के वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहें। सो चलिए हम कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज फिर एक और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई डायपोल है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे घुमा दिया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे ही। और इसके बारे में थोड़ा सा और कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, यानी E के बारे में पढ़ा था F बाई क्यू नॉट,
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट था वो क्या निकाला था, न्यूटन पर कूलाम निकाला हुआ था, सॉरी सी फॉर कूलाम। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यानी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो मिल रहा है उसे हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला मिल गया। अभी तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ते आ रहे थे, न्यूटन पर कूलाम, और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला पढ़ रहे हैं, वोल्ट पर मीटर। दोस्तों अगर आपके आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पी के रूप में इस तरह से आया हुआ है, दोनों दिया हुआ है न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, तो आप दोनों पे टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज आप में जनरली वोल्ट पर मीटर के हिसाब से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, उसके बारे में आप ज़रूर इसे याद करिएगा क्योंकि ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखते हुए, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर घुमा दिया जाए तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, आइए उसको हम देखते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो से बहुत आनंद आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें। अब चलिए देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है, इसमें एक डायपोल है, ये प्लस क्यों और ये माइनस क्यों, दोनों से एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है। और पहले ये 0 डिग्री पे था, ऐसे कुछ इस तरह से ये 0 डिग्री पे था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डी थीटा एंगल पे घुमा दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, उसे P से डिनोट करते हैं, ये होता है 2 या फिर Q इंटू 2L, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। यानी चार्ज इंटू 2L, ये 2L जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और क्यों कि दोनों आवेशों में से कोई एक चार्ज है। और अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा होता है जिसे हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं। तो अगर हम इस डायपोल को डी थीटा एंगल पे, यानी मान लीजिए हम इसे थीटा एंगल पे घुमाएंगे, तो यहाँ देखिए बल आघूर्ण में थीटा दिया हुआ है। अगर हम इसे थीटा एंगल पे घुमाते हैं तो बल आघूर्ण बदल जाएगा, जबकि जब कार्य हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट बल लिया जाता है। यहाँ पर बल का काम क्या कर रहा है, बल आघूर्ण। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो समस्या ये है कि जब हम इसे थीटा एंगल घुमा रहे हैं इस डायपोल को, तो बल आघूर्ण बदल जा रहा है। हम क्या करेंगे इस समस्या का निदान करने के लिए कि इस डायपोल को हम थीटा एंगल न घुमा करके एक सूक्ष्म एंगल, बहुत ही छोटा एंगल डी थीटा घुमाएंगे, जिससे हमारे बल में कोई भी बदलाव, यानी बल आघूर्ण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उस सिचुएशन में माना द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है। तब जो कार्य हमें करना पड़ेगा वो क्या होगा, किया गया कार्य, अब डी थीटा घुमा रहे हैं तो जो कार्य होगा, सॉरी डी थीटा घुमा रहे हैं तो जो कार्य होगा वो भी डेल्टा डब्लू होगा या फिर डी डब्लू होगा, आप दोनों लिख सकते हैं। और ये कितना होगा, ये बल आघूर्ण
गुणे कोणीय विस्थापन के बराबर होगा, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है वो कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसलिए कोणीय विस्थापन। अब देखेंगे यहाँ पर जो घुमाया जा रहा है डायपोल को, वो एंगल पे घुमाया जा रहा है, ना कि एक लीनियर पाथ पे इसे घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कोणीय विस्थापन होगा। हमारे पास बल आघूर्ण क्या दिया हुआ है, PE साइन थीटा, और विस्थापन हमें क्या दिया है, डी थीटा। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए, कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dw को। अब dw को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये एक निश्चित समाकलन के रूप में इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको समाकलन नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे मैथ के वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर आपको मैथ बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो यहाँ पे पहले एंगल 0 था, अब थीटा हो गया है, तो 0 टू थीटा एंगल इसको घुमाया जा रहा है, उसके बीच में हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, PE साइन थीटा डी थीटा, कुछ इस तरह से। और ये जो PE है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम उसे बाहर कर सकते हैं। और अगर हम साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट 0 टू थीटा। अब देखेंगे ये जो माइनस है बाहर हम लोग कर सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, इसका लिमिट क्या है, 0 टू थीटा। अगर हम इसको और अच्छे से करें तो आप देखेंगे लिमिट कैसे रखा जाता है। इस जो थीटा की वैल्यू है, पहले हम लोग 0 थीटा रखेंगे, फिर 0 रखेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, यानी जब हम वैल्यू रखते हैं निश्चित समाकलन में तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ इस तरह से W इज इक्वल टू माइनस PE, और इधर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, कुछ इस तरह से। अब we know that directly that we know that cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये तो सब जानते हैं। अब जरा हम यहाँ पर रखें माइनस PE कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस का साइन हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो निकला है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर थीटा एंगल पे घुमा दिया जाए तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा, ये बात आपको बहुत ही आसानी से पता चली होगी। और ये जो फार्मूला निकला है, यहाँ जो फार्मूला निकला है अपन के पास, W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से निकला है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है तो हमारे इस चैनल पे मैथ के वीडियोस पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के वीडियोस पढ़ते हैं, शायद आपको कोई समझा पाए। सो आप उन वीडियोस को देखिए, आपको इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो आप इसको याद करिए और
मेरे हिसाब से तो आपको लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखते समय कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे तो आपको दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिस तरह से हम समझाते हैं उस तरह से आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी फैमिली बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है तो काम हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। और अगर आप लाइक करते हैं तब तो मज़ा ही आ जाता है। सो वीडियो को ख्याल में रखते हुए कि वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा, वर्क का जो भी यूनिट होता है वो जूल होता है, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। वर्क, एनर्जी, ये सब का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियोस में हम क्या सीखेंगे, अगले वीडियोस में हम अभी तक इस चैप्टर में जो जो पढ़े हैं उस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आए होंगे। और मैं आपको बताऊंगा एकदम इजीएस्ट तरीका, यानी आपको सबसे आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपका एग्ज़ाम एकदम बहुत ही बेहतर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।